नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिपन शर्मा इस वक्त आपके सामने हैं। 11 बज चुके हैं और 11 बजे रोजाना वक्त तो चलता है न्यूज रूम लाइव का। यानी न्यूज रूम लाइव में देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर होती है, सियासत से जुड़ी हलचल, इसके साथ साथ विदेशों में हलचल जो हो रही है वो भी हर खबर आप तक होती है। अपने ग्राउंड के रिपोर्टर्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स के साथ साथ उनकी राय, उनकी हर विश्लेषण के साथ हम खबर को बारीकी से आपके सामने आपके समक्ष रखते हैं। तो फिलहाल आप बने रहिएगा अगले 40 मिनट तक। शुरुआत इस वक्त की न्यूज रूम लाइव में कुछ अहम और मुख्य खबरों के साथ करेंगे और आज की पहली बड़ी खबर फिर से सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि कल के बाद आज फिर गुजरात से तस्वीर ऐसी सामने आई है जो काफी आकर्षित है। यानी पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाई है, क्योंकि आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी हो रहा है और उसमें यह बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर बात की जाएगी इसरो को लेकर। इसरो का पहला 2026 का मिशन लॉन्च कर दिया गया है। क्या है वो मिशन? सभी की निगाहें, देश के साथ साथ दुनिया की भी निगाहें, नजरें इस पर है, क्योंकि इसरो जब भी कोई यहाँ पर चीज लॉन्च करता है तो वो सक्सेसफुल निकलकर साबित होती है। क्या है ये मिशन, वो भी आपको बताएं। बिल्कुल, एक तरफ जहां हमारे वैज्ञानिक भारत के अंदर रहकर भारत को मजबूती की ओर ले रहे हैं, तकनीकी रूप से सशक्त बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन देश हमेशा तिलमिलाहट में रहते हैं और भारत के खिलाफ नजर उठाकर या भारत में ड्रोन भेजने की साजिश, हथियार सप्लाई, ड्रग सप्लाई या फिर ड्रोन के जरिए रैकी करने की कोशिश की जाती है। कल रात फिर से बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए हैं। किस जगह पर देखे गए, ड्रोन देखने के बाद वहां के हालात क्या हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल, सीबी सोलन में आगजनी का वाकया पेश आया है। एक भीषण आग लगने की घटना पेश आई। एक छोटी बच्ची झुलसकर उसकी मृत्यु हो गई है। 8 लोग जो हैं फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, अभी फिलहाल किस तरीके से जांच की जा रही है, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएं। तो ये तो फिलहाल देश की कुछ मुख्य खबरें थी, लेकिन विदेशों से जानकारी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। ईरान में जो हलचल पिछले कई दिनों से हो रही है वो हलचल बरकरार है और जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, हिंसा को और भी तेज कर दिया है। 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हुए हैं और ये खबर भी आपको विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत फिलहाल एक बड़ी खबर से है। अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यानी इंटरनेशनल काइट महोत्सव आज हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ जर्मन के चांसलर भी मौजूद रहे। दोनों ने पतंग उड़ाया और दोनों पर उनके नाम लिखे हुए थे। खूबसूरत तस्वीर आज से फिर गुजरात से। कल जहां शौर्य यात्रा निकालकर भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हर तरह से तैयार है और साथ ही साथ बात दूसरी तरफ होगी आज की। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, कुछ ही समय पहले जर्मन के चांसलर वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। उसके बाद उनका अपनी संस्कृति के साथ जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया गया और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने एक बार फिर से भारत को उड़ता हुआ पूरी दुनिया में दिखाया है। ये पतंग सिर्फ उड़ता हुआ पतंग नहीं, बल्कि भारत की जो अभी पहचान है, जो भारत का एक आधार है, जिस दिशा में भारत जा रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण भी इस वक्त गुजरात की साबरमती की धरती से नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा सुंदर हैं और गुजरात के इलाकों से, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन फिलहाल खास तौर पर साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर भी यहाँ पर पहुंचे। उनकी तरफ से पतंगबाजी की गई और भारत का इतिहास रहा है पतंगबाजी में। युवा है, बाकी के लोग हैं, यहाँ पर अक्सर पतंगबाजी करते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी हुई ये चीज़ देखी जाती है। चाहे हम यहाँ पर मकर संक्रांति की बात करेंगे, चाहे यहाँ पर रक्षाबंधन की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें, तो ये तमाम वो पर्व हैं जब नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर पतंगबाजी की जाती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं तो एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक तस्वीर और एक युवाओं को आकर्षित कर देने वाली तस्वीर ही सामने आई है। फिलहाल साबरमती आश्रम में पीएम मोदी पहुंचे, जर्मन के चांसलर उनके साथ थे, जहां पर बापू को उनकी तरफ से नमन किया गया और यहाँ पर जो चरखा चलाया जाता था, खादी का क्लॉथ बनाया जाता था, जो संस्कृति भारत की है उससे रूबरू करवाया गया जर्मन के चांसलर को और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भारत की संस्कृति से अवगत कराया गया जर्मनी के चांसलर को और लोगों ने खुली बाहों से और चेहरे पर मुस्कान से एक बार फिर से पीएम मोदी का स्वागत यहाँ पर किया।
बिल्कुल, देखिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज अहमदाबाद में हैं और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। कुछ सांस्कृतिक मुलाकातें और कुछ स्ट्रेटेजिक मुलाकातें भी होनी हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं, जिसमें भारत और जर्मन के बीच जो आदान प्रदान है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध हैं, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हों, चाहे वो बाकी अन्य जितने भी सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं कई देशों के बीच में, उसको प्रगाढ़ कैसे किया जाए भारत में, उसकी पहचान वैश्विक मानचित्र पर कैसे दिलाई जाए। और वही भारत की मजबूती भी है, वही भारत का इतिहास भी रहा है। और आज तक चाहे कितने भी देश कितने भी आधुनिक हों, लेकिन जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़ा उदाहरण, सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ की तानाशाही, वहाँ की जो अभी गतिविधियाँ सामने आ रही है, उससे पूरी दुनिया में एक बहुत नकारात्मक संदेश जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये पॉजिटिविटी और उनका सकारात्मक एक बॉडी लैंग्वेज, धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने ट्रेडिशंस के प्रति जो उनका लगाव 2014 के बाद रहा है, उसको देश तक सीमित नहीं रखा बल्कि विदेशों तक पहुंचाया। और इसके कुछ बहुत बड़े उदाहरण भी हैं पिछले दिनों में जो हुए हैं। और शिफन योगा शायद भारत तक सीमित था और उसे धर्म से भी जोड़ा जाता था कि योग एक धार्मिक गतिविधि है, वो एक ओम या बाकी चीज़ों का उसमें जो अनावरण होता है। तो कहीं ना कहीं इसको कई देशों तक पहुंचाना, 21 जून को योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है, जिसे भारत ने दिया है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं, ऐसे बड़े कदम हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न सिर्फ देश ने देखे हैं बल्कि दुनिया ने देखे हैं। तो आज जो ये तस्वीर है, इसमें पीएम मोदी के साथ साथ जर्मन के चांसलर और वहाँ पर जो प्रदर्शनियाँ हैं उनको देख रहे हैं। महिपाल सिंह, ब्यूरो चीफ, गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महिपाल, कल भी आपसे बात हुई थी, आज भी हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी गुजरात में हैं और देश का सबसे सर्वोच्च नेता, सबसे बड़ा लीडर इस वक्त गुजरात में है। और गुजरात उनके लिए ये धरती कुछ अलग नहीं है बल्कि बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका लगाव भी गुजरात के साथ है, खासतौर पर अहमदाबाद के साथ है। कल और आज दोनों दिन ये कह रहे हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से कितना मजबूत है। जी महिपाल। गुजरात के सीएम रहे तब से लेके उन्होंने विकास की गाथा यहाँ से लिखी और जब से वो बड़ा प्रधान बने हैं तब से उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे जो भेंट है गुजरात को दी है और संस्कृति की काफी सारी झांकियां यहाँ से करवाई है। और खास तौर पे चीन के तो महिपाल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस आश्रम का दौरा किया गया और आश्रम के दौरे के बाद पीएम मोदी और मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर हो रहे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। और ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही की तस्वीर है। और यहाँ पर पहुँचने पर दोनों नेताओं ने लोगों का अभिवादन किया है। और पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन भी है, 3 दिन का ये दौरा था। काइट फेस्टिवल में शामिल होने के बाद पीएम मोदी जो है वो अहमदाबाद के पुराने हाई कोर्ट स्टेशन में भी यहाँ पर शामिल होंगे, वहाँ पर भी पहुँचेंगे। और इसके बाद आपको बता दें यहाँ पर महात्मा गांधी में भी पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुई। और इन कार्यक्रमों के बाद 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये पूरा दौरा तय किया गया था, जो कि व्यापार की अगर बात की जाए उसके मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा ऊपर था, क्योंकि जर्मन के यहाँ पर चांसलर पहुँचे थे। वही दूसरी तरफ संस्कृति को और प्रदर्शन देने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए पूरे विश्व भर में वो भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर जहाँ पर PSLV C-62 लॉन्च जो है वो हो गया है। और आपको बता दें कि अन्वेषा सैटेलाइट में तकनीकी खराबी हुई और ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका सैटेलाइट। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिशन के तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई है, लेकिन इस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आपको बता दें कि इसरो को थोड़ा सा झटका लगा है, PSLV C-62 लॉन्च नहीं हो पाया है और तय रास्ते से वो भटक गया है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी दुखद खबर है, लॉन्च तो हुआ था लेकिन आधे रास्ते में ये गड़बड़ हो गया, तकनीकी रूप से कुछ दिक्कत आ गई, जिस वजह से हम इसको उस जगह पर उस उद्देश्य के साथ नहीं पहुंचा पाए जहां पर पहुंचाना चाहते थे। PSLV C-62
लॉन्च में इसरो को बड़ा झटका सामने आए। जब ये लॉन्च हुआ था उस समय हमने आपको बताया था मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे इसकी जगह पर नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इसका उद्देश्य सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये झटका कितना बड़ा झटका है, कितनी बड़ी तकनीकी ये प्रॉब्लम है, इसका पूरा एनालिसिस होगा, इसका पूरा असेसमेंट होगा और उसके बाद दोबारा से इसकी पूरी कोई तारीख तय की जाएगी या उन खामियों को ठीक किया जाएगा जो खामियां इसमें रही हैं, या जो भी कारण रहे उन कारणों को ठीक करके दोबारा से इसको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन होता है कि एक अटैम्प्ट होता है, आप भी जब कोई एग्जाम देते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उस अटैम्प्ट में नहीं होता है तो आपको दोबारा से मेहनत करनी होती है, दोबारा से उन चीज़ों को अपने अंदर ढालना होता है और कुछ कमियों को खोज कर उन्हें सुधारना होता है, तो वो चीज़ें फिर से देखने को मिल सकती हैं। हालांकि कभी भी शिवपन इसरो ने या हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। जब जिन जिन मोर्चों पर हारे हैं उन मोर्चों पर दोगुनी जीत के साथ सामने आए और उम्मीद है कि ये जो हुआ है इसमें दोबारा से इसको मुख्य धारा में लाया जाए और उसके बाद इसे लॉन्च किया जाए और अपना उद्देश्य पूरा किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है और ये लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C62 से किया गया है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ पर 2026 का इसरो का ये पहला मिशन था, हालांकि अभी तक जितने भी मिशंस यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जो भी सैटेलाइट्स यहाँ पे चंद्रयान 3, जो भी चीज़ें, सूर्ययान भी यहाँ पर किया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भारतवर्ष का नाम और ऊंचा करने में यहाँ पर जो है कारगर साबित हुआ। लेकिन अभी फिलहाल ये छोटी सी दुखद खबर जरूर है, लेकिन जैसे शीतल ने कहा कि जब एग्जाम्स में एक बार फेल होते हैं तो दूसरी बार जरूर फर्स्ट प्लेस जो है वो हासिल होती है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, इसकी खास तौर पर विशेषताएं क्या क्या थी? जी डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी रूप से आवाज़ में दिक्कत आ रही है। हम दोबारा से उसको कोशिश करेंगे सुधारने की, लेकिन इसरो को जो झटका लगा है उस पर आधिकारिक बयान भी सामने आए हैं इसरो की चीफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि मिशन फेल हो चुका है, रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ लेकिन तीसरे स्टेज के बाद आंकड़ा देरी से मिलने लगा। चौथा स्टेज शुरू तो हुआ लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला। मिशन कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा पसर गया, पता नहीं चल रहा है कि सैटेलाइट सेपरेट हुआ या नहीं, या फिर वो दिशा बदला तो गया कहाँ। तो इस पर इसरो चीफ ने अपना बयान भी दिया है। तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और दिशा में परिवर्तन हो गया। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, लॉन्चिंग हुई, सबके चेहरों पर खुशी थी, वैज्ञानिकों की बॉडी लैंग्वेज एकदम से सटीक नजर आ रही थी। ये भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। तो एक छोटा सा झटका जरूर ये इसरो के लिए है, कैसे इससे उभरा जाएगा सर? क्योंकि एक साथ 15 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तीसरी स्टेज पर जाकर इसमें डिविएशन हुआ है, उसका जो पाथ था वो बदल गया है। अब वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि डेटा का एनालिसिस करके वो क्यों पाथ चेंज हुआ है, उसमें क्या परेशानी थी, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो इसका कारण पता लगाकर और जो डिविएशन हुआ है उसको सुधार कर सकेंगे। क्योंकि इसमें जो 15 सैटेलाइट गए हैं उनमें 7 तो हमारे DRDO के हैं जो कि डिफेंस के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। 8 जो विभिन्न दूसरे देशों के हैं। तो रहा सवाल ये कि संभावना को भी निरस्त नहीं किया जा सकता है कि क्या किसी दुश्मन देश ने इसको जानबूझकर डिविएट कराया है
क्योंकि ये एक बड़ी परफेक्ट डिवाइस है हाँ। BSS की, और ये इतना पूर्व में इसका इतना परीक्षण हो चुका है कि इस तरह का डिफेक्ट आने का कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है क्या किसी ने हैकिंग किया है क्या, उसको देखा डॉक्टर जाएगा। साहब, सामान्य भाषा में क्या ये संभव है कि अंतरिक्ष में भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है डेलिबरेटली? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ। आजकल अंतरिक्ष और धरती में हम्म। जो आपका डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है हाँ। कि आप जब अंतरिक्ष में उपग्रह को हम जो है जला सकते हैं, लेजर किरणों से जला सकते हैं, तो उसके रास्ते को भटकाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उन सब पैरामीटर्स को पहले देख लिया जाता है। और एक बात अपनी जगह सही है कि इस समय सूर्य काफी एक्टिव है। सूर्य के कुछ धब्बे जो हैं वो अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ एक्सरेज, गामा रेज, ये सब सोलर विंड तेजी के साथ आती है। उनके आने से भी क्या होता है कि ऊपर वातावरण में एक तरह से तूफान टाइप आ जाता है। तो वो तूफान हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में फंस कर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं, तो उसमें जो सिग्नल जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि डिफेक्ट क्या आया था। तो डॉक्टर साहब, अब इसमें क्या प्रक्रिया रहती है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं? इसको दोबारा से कैसे तैयार किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, जो डेटा आएगा, हाँ, उस डेटा का एनालिसिस करके उसके कारण का पता लगाया जाएगा, और उसका कारण का जब पता लग जाएगा तब उसको दोष करने का तरीका निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको मैं असफलता इसलिए नहीं कहूँगा कि इस तरह की परेशानी पहले कभी नहीं आई थी। अभी अगर आई है तो क्यों आई है, उसका कारण हमको निकालना पड़ेगा, और उस कारण को और हमेशा के लिए दूर करेंगे। हालांकि इससे सर, अगर जो भी पैरामीटर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन अगर इसमें किसी का इंटरफेरेंस होगा जानबूझकर, तो क्या उस पर भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है या कोई इस पर कदम उठाया जा सकता है? देखिए, स्थिति करना तो बड़ा मुश्किल है कि किसने इस तरह की हरकत की है। हाँ, ये एक संभावना है जी। क्या सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है किसी ने? ठीक है। इस संभावना को भी देखा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसका प्रमाण मिल जाएगा तो हम जो है अपनी सुरक्षा के लिए उसका शील्डिंग करेंगे कि भविष्य में इस तरह का ना हो। ठीक है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्राकृतिक रूप से अगर सोलर विंड का अचानक अटैक हो गया हो, ठीक है सर, उसमें हमारे कंप्यूटर की कमांड जो है डिस्टर्ब हो गई हो, ठीक, या और किसी तरह का कई कारण और कई मानक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय सर दिया और ये तमाम चीज़ें कही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर बॉर्डर पर ड्रोन दिखे हैं और ड्रोन दिखने के बाद हलचल फिर से तेज़ हो गई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन दिखने का मामला सामने आए। बीती शाम सीमा के पास ड्रोन को देखा गया और काफ़ी समय तक ड्रोन वहां पर मंडराता हुआ नजर आया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है कि ड्रोन के पीछे का मकसद, ड्रोन आया तो आया क्यों, अगर आया तो क्या कुछ वहां पर छोड़ा तो नहीं, क्या कुछ वहां पर हथियार या ड्रग्स या किसी प्रकार का भी कोई सामग्री वहां पर गई तो नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं। बीती शाम फिर से बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक का इस पर ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ड्रोन किसकी तरफ से हैं, क्या पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हैं या कोई और मामला है, इस पर छानबीन हो रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज़ हैं, जिसमें कि सांबा है, राजौरी है, पुंछ है। तो कल देर रात से ही हम देख रहे थे कि ड्रोन स्पॉटिंग जो है एक बार फिर से जम्मू डिवीज़न के कुछ एरियाज़ के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर ये तमाम वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज़ हैं, जहां पर पाकिस्तान की जो सीमा है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे BSF की या फिर पुलिस की, उनकी तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं।
जैसे शीतल ने कहा कि क्या कोई ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला तो नहीं है, क्योंकि ड्रोन साइटिंग जो है वो साफ तौर से सामने है, जो कि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये कल देर रात की तस्वीरें हैं। लोगों में भी पैनिक देखने को मिला। हालांकि आर्मी के जो वहां पर जवान थे उनकी तरफ से फायरिंग भी की गई उन ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन फिर भी अभी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कोई बड़ी इंफॉर्मेशन, कोई सूचना अभी तक फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है कि आखिरकार ये क्या मंशा थी इन ड्रोन्स भेजने वालों की यहाँ पर। क्या ये ड्रग्स को यहाँ पर फेंकने के लिए आए थे, क्या ये कोई वेपन्स लेकर यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी स्थिति क्लियर आउट नहीं हुई है। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि 5 अलग अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां से जो दुश्मन देश है बिल्कुल साथ है, वहां पर ये तमाम चीजें देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी के अंदर नौशहरा सेक्टर में तैनात जवानों ने करीब 6:35 पर गनिया कलसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा। उसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग भी की गई। राजौरी के तेरियात के खब्बर गांव में सेम टाइम पर यानी कि 6:35 पर एक और ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन कालाकोट के धर्मसाल गांव की ओर आया और आगे बरख की ओर बढ़ गया। वहीं अगर हम सांबा की बात करें तो बबरल गांव के पास रामगढ़ सेक्टर में 7:15 पर यानी कि उससे ठीक 40 मिनट के बाद ड्रोन जैसी कुछ चीज जो है वो मंडराती नजर आई। ड्रोन साइटिंग वहां पर भी हुई और उसके बाद पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में शाम 6:25 पर तैन की टोपी की ओर जो है वो ड्रोन जैसी एक और चीज जाती हुई नजर आई। फिलहाल जो फॉरवर्ड इलाके हैं वहां पर संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने जो है ये पूरा इलाका छाना है और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ जिला सांबा से ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, कल देर रात को सांबा के साथ साथ राजौरी में और पुंछ में भी ड्रोन साइटिंग के मामले सामने आए हैं। क्या ये ड्रोन साइटिंग थी, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग थी, क्या कुछ पूरा अपडेट है ऑफिशियल्स की तरफ से, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, 2 दिन पहले ही सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन ड्रॉपिंग होना हथियारों की, जिसमें कई हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ अगले ही दिन यानी कल देर शाम को सांबा के रामगढ़ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर गांव में ड्रोन साइटिंग हुई है। ये संदिग्ध ड्रोन की तरह दिखने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है ये लोगों ने आसमान में लगभग 2 से 3 मिनट जो है वो मंडराते देखा। जिसके बाद यहाँ अगर पुलिस के एंड पर बात करें तो पुलिस ने पूरे इलाके में निगरानी शुरू कर दी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो सर्च है वो शुरू कर दिया। ये देखा जा रहा था कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग संदिग्ध किसी वस्तु की तो नहीं हुई है, ये जांचा जा रहा था। इसके साथ साथ तमाम इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा था कि कुछ संदिग्ध मूवमेंट भी कहीं ना हुई हो। तो कहीं ना कहीं लगातार जो षड्यंत्र रचने की कोशिश जो वो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान करता नजर आ रहा है और इस चीज को जो वो हम लाइटली नहीं ले सकते, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। जिसके चलते सिक्योरिटी ग्रिड, जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है। लगातार चौकसी सिक्योरिटी फोर्सेस की बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर हमारी जांच एजेंसियां हो वो लगातार अलर्ट हैं और हर सिचुएशन के ऊपर पैनी नजर जो वो रखी जा रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इस मामले की बात करें तो अभी इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना ही बीएसएफ की तरफ से दिया गया है, ना ही पुलिस की तरफ से दिया गया है। इसको लेकर हमें लगातार जो वो इंतजार है कि कोई स्टेटमेंट जो वो ऑफिशियल जारी किया जाएगा ताकि सारी चीजें ऑन ग्राउंड क्लियर हो पाए। लेकिन सांबा में ही नहीं बल्कि जैसे आपने जिक्र किया कि राजौरी के कुछ इलाकों में भी ड्रोन साइटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वही चीजें हम देख पा रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर में भी कई अलग अलग इलाकों में इस तरह के संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट जो वो रिपोर्ट हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरह से इन षड्यंत्रों को विफल करना है, इस साजिश को नाकाम करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड लगातार अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देती नजर आ रही है। बिल्कुल, फिलहाल नज़र बनाए रखिएगा ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन अलग अलग चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए हैं। राजौरी से भी हमारे साथ जमशीद मलिक इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जमशीद, चिंता का विषय तो ये है क्योंकि एक जगह पर नहीं 2-3 जगह पर ड्रोन देखे गए हैं और चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि भाई एक ही समय पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, जब उन पर फायरिंग की जाती है तो वो वापस चले जाते हैं, मंडरा कर वापस चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात थी इनका उद्देश्य क्या था, इनकी मंशा क्या थी?
शीतल, बिल्कुल। जहां तक पीर पंचाल की बात करें, पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकों में देर रात को ड्रोन मामले देखने को मिले। जहां नौशहरा के कलसियां इलाके में ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली, उसके साथ नौशहरा में कुछ जगह और के साथ वहीं कालाकोट के इलाके में भी ड्रोन जैसी चीज देखने को मिली है। मगर साथ ही अगर बात करें मेंढर के अंदर भी इसी तरह की खबर सामने आई, जहां देर रात को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का मामला सामने आया। हालांकि नौशहरा कलसियां ड्रोन में फौज की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था और इस वक्त भी वो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिला है। इसकी बहुत सारी वजहें हम देख सकते हैं। जो इसकी बड़ी वजह हम ये भी कह सकते हैं, जहां घुसपैठ की तमाम कोशिशों को पिछले कई अरसे से नाकाम फौज की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब लगातार आसमान के जरिए भी हथियार या ड्रग्स भेजने का सिलसिला देखने को मिलता है। इन सब चीजों को देखते हुए सेना की तरफ से जमीन हो या आसमान, सब पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उसी के चलते जब देर कल हमने मुख्तलिफ जगहों पर ड्रोन देखे और उसके बाद ड्रोन पर नौशहरा के अंदर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद ड्रोन का कोई मलबा या ड्रोन का भी कोई पार्ट मिला नहीं है, मगर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। और यह भी माना जा सकता है कि कई इलाकों में ड्रोन के जरिए या हथियार की स्मगलिंग की जाती है या ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है। शीतल, जानना चाहूंगी जमशीद, देखिए जब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अगर बात करेंगे या फिर अभी की बात करें जब ड्रोन देखे गए और सिर्फ राजौरी में ही नहीं पुंछ और सांबा में भी देखने को मिले, जाहिर सी बात है लोगों के अंदर पैनिक ज़रूर देखने को मिला होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिचुएशन जिस तरीके की जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर तमाम अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी लोगों को अपने साथ रहना, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, लोगों के अंदर कुछ भय, डर या इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले, कैसे तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल। जहां तक तालमेल की बात की जाए, क्योंकि ऑपरेशन संदूर का सबसे बड़ा जो केंद्र बना था वो राजौरी पुंछ ही बना था। उस वक्त लोगों के अंदर जरूर दहशत थी, मगर उसके बाद लोग काफी चौकस हो चुके हैं और सेना की तरफ से जिस तरह ऑपरेशन संदूर पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसके बाद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि ड्रोन को लेकर लोगों के अंदर इतनी दहशत इन इलाकों में देखी नहीं जाती। उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जहां 47 के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग का सिलसिला लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिला, चाहे उसमें शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता रहा। मगर इस बार जिस तरह ड्रोन के मामले हैं, क्योंकि ऑपरेशन संदूर के वक्त भी हमने देखा था जगह जगह पर ड्रोन इसी तरह देखने को मिलते थे, मगर इस बार वैसी दहशत लोगों के अंदर नहीं देखने को मिली। जिस तरह मैंने बड़ी बात वही की कि क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों को टारगेट करके शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था। मगर इस तरह के हालात से काबू पाने के लिए जहां सेना की तरफ से पहले ही कार्रवाई की जाती है, उससे लोगों के अंदर हौसले काफी लोगों के बुलंद है इसको लेके। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? क्योंकि पाकिस्तान को जिस प्रकार से भारतीय सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद भी पाकिस्तान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और ड्रोन के जरिए भारतीय सेना को कहीं ना कहीं ये चुनौतियां देने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर है इस वक्त हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सोलन में भीषण आग का मामला है। आग लगने से एक बच्ची जिंदा जली है, बहुत दुखद। 8 लोगों के लापता होने की खबर भी है। आग की चपेट में आने से 6 मकान राख हुए। घटनास्थल पर विधायक संजय अवस्थी पहुंचे हैं। हिमाचल के सोलन में ये भीषण आग लगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अभी फिलहाल कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। आग की चपेट में आने से 6 मकान जलकर राख हो गए हैं। एक छोटी बच्ची जिंदा जलकर राख हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और आपको बता दें कि हिमाचल के सोलन में भीषण आग का ये पूरी घटना पेश आई, जहां पर बच्ची एक जिंदा जल गई, 8 लोग लापता हैं, 6 मकान जलकर राख हैं, कई सिलेंडर फट गए हैं। क्योंकि घर जब चपेट में आए तो घरों के अंदर रसोई और रसोई के अंदर सिलेंडर, तो ये कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं सिलेंडर की तरफ से किया गया। और बाकी जो घर के अंदर रखी हुई बाकी लकड़ी की चीज़ें हैं, बाकी फर्नीचर और कपड़े हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आग को और विकराल रूप धारण करने में मदद करते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आग को काबू करने की कोशिश, हालांकि फायर सर्विसेज के, फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं, दमकल विभाग यहाँ पर पहुंचा, लेकिन फिलहाल 8 लोग जो हैं वो यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। और एक 8 साल की मासूम बच्ची, उसकी मृत्यु हुई। लापता लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं, 2 पुरुष हैं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। और इस इलाके में दहशत का माहौल है और चिंता का माहौल बना हुआ है। अभी फिलहाल आग के कारणों की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन सिलेंडर फटने की वजह से वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होती नजर आई।
चलिए न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन कर रहे हैं। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस 100 पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे, लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं,
ये डबल इंजन की सरकार ने नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा, और कुछ अच्छा करने हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं। 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहाँ पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम सबको और ऊर्जान्वित करने का काम करती है, क्योंकि ये इसका एक नियम है ब्रह्मांड का कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी तरंगें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही तरंगें वापस आकर हमको दुगनी गति से प्राप्त होती है। इसलिए आप सबकी ऊर्जा ऊपर जा रही है और ऊपर से लौटकर फिर से आपके पास आकर आपको डबल ऊर्जा से
पूरी तरह से प्रेरित कर रही है। आज का दिन भारत के युवाओं की शक्ति, उनके संकल्प और उनकी संभावनाओं के बारे में विचार करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर जुटे रहो, लगातार साधना करते रहो। उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में
अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प वही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार है? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।